नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले लिए चलते हैं धामी मंत्रिमंडल की बैठक खत्म होने के बाद कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैबिनेट बैठक खत्म हुई है। सचिव शैलेश बघोली इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। विनियम नियमावली 2024 इसको हम अलग से आपको नियमावली अवेलेबल करा देंगे। इसके अलावा अगला बिंदु भी वन विभाग का था। वन विकास निगम के जो वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा ये विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले माननीय मंत्रिमंडल में रखना होता है, तो आज उसको माननीय मंत्रिमंडल में रखते हुए अनुमोदित किया गया और माननीय मंत्रिमंडल द्वारा ये भी निर्णय किया गया कि जो बाकी 2021 के बाद के जो लेखे हैं उसका भी तत्काल इसको माननीय मंत्रिमंडल में रखा जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट मत हमारा ये गृह विभाग का मत था कि उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित अधिकार सेवा संशोधन नियमावली 2024 के प्रख्यापन के संबंध में। इसमें 21/7/2023 को उत्तराखंड पुलिस दूरसंचार राजपत्रित संवर्ग के ढांचे में कुछ संशोधन किए गए थे। उसी के संबंध में आज नियमावली प्रस्तुत की गई है कि कैसे जो पद जो रिऑर्गेनाइज हुए थे उसमें कैसे प्रमोशन आदि की कार्रवाई होगी। तो आज उस पर भी माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। एक मत ये भी गृह विभाग का मत है। ये हमारा ये यूपी उत्तर प्रदेश एनाटॉमी एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्तर प्रदेश शरीर रचना परीक्षण अधिनियम 1956 में ये व्यवस्था दी गई थी कि जो लावारिस शव जो बरामद होते हैं उसमें ये आज व्यवस्था की गई है कि उसको जो उत्तर प्रदेश एनाटॉमी एक्ट में व्यवस्था दी गई है कि पहले उनका डीएनए सैंपल लेते हुए और उसका एक पब्लिसिटी की जाती है कि उनका जिसमें उनका फोटोग्राफ जो भी डिटेल और होते हैं उसके आधार पर यदि कोई क्लेम करना चाहे तो उसको कर सकता है। 15 दिन के बाद उसको ये व्यवस्था की गई कि 15 दिन के बाद उसको मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय जो प्रशिक्षण है उससे संबंधित कार्यों के लिए उसको मेडिकल कॉलेज जो हमारे सरकारी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे दिया जाएगा। यदि एक जिले का मसला है और किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में दिया जाना है उसको, तो पुलिस हेडक्वार्टर के जो जिनको अधिकार दिया जाएगा उस अधिकारी की अनुमति से दूसरे जनपद में दिया जाएगा। यानी कि जिले के अंदर अगर मेडिकल कॉलेज है तो एसएसपी की अनुमति से दिया जाएगा और जिले के बाहर भेजा जाना है तो पीएचक्यू के अधिकृत अधिकारी की अनुमति से दिया जाएगा। तो संस्कार के लिए पहले नहीं होता था ना, पहले नहीं होता था, संस्कार किया जाता था। जी जी कमी को मतलब एनाटॉमी डिपार्टमेंट को जो उनके एनाटॉमी डिपार्टमेंट को दिया जाएगा। कैडेवर की अवेलेबिलिटी। जी अगला मत ये हमारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का था। इसके बारे में मैं सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां सीएम धामी ने शासकीय आवास में उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। प्रदेश की सभी सड़कों को मानसून के बाद 1 महीने के अंदर जल्द से जल्द गड्ढा मुक्त बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही कांवड़ यात्रा को देखते हुए सीएम ने अधिकारियों को सुरक्षा की सभी तैयारियों को पुख्ता करने, घाटों पर साफ सफाई, पेयजल व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। जगतगुरु शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ धाम में सोने को लेकर उठाए गए सवाल पर जहां विपक्षी दल सरकार से हिसाब और जवाब मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इसे विपक्ष का एजेंडा बताकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। विपक्ष के द्वारा दिल्ली में केदारनाथ धाम का विरोध लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य हो या वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह, सभी केदारनाथ के विषय को सही मान रहे हैं और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। शंकराचार्य जी पर जिस तरीके के अनर्गल आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता लगा रहे हैं, ये कदापि उचित नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सनातन धर्म के ध्वज वाहक के परिप्रेक्ष्य में ऐसी अपमानजनक भाषा कहना कदापि उचित नहीं है। शंकराचार्य जी ने क्या गलत कहा कि केदारनाथ मंदिर में जो सोने वाला प्रकरण है उसकी जांच होनी चाहिए। जांच के लिए तो कहा है, तो आखिर सरकार जांच कराने में
क्यों पैर पीछे खींचने का काम कर रही है? उस प्रकरण में जांच होनी चाहिए और जब प्रकरण की जांच होगी तो सब चीजें सामने आ जाएगी। तो सरकार तो बिना जांच करे ही अपने आप को क्लीन चिट देने का काम कर रही है, जो कदापि उचित नहीं। अब देखिए ना, शंकराचार्य पर आक्षेप लगाना भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। ये सच को स्वीकार नहीं कर पाते, सच्चाई से मुख मोड़ते हैं। और जो इनके और धर्मगुरु हैं, जो इनके तथाकथित लोग हैं, संत महात्मा, वो इनके यशोगान करते हैं तो वो उचित है, और कोई सच बोल रहा है वो अनुचित है। लोगों को भ्रमित करने का प्रचार उस षड्यंत्र के तहत विपक्षी दलों के द्वारा चलाया जा रहा है। इस तरह के किसी भी प्रकार की मंदिर समिति के द्वारा कोई एनओसी नहीं दी गई है, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी स्पष्ट कर चुके हैं कि केदारनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, जो केदारनाथ धाम है, वो सिर्फ एक ही है, वो केदारनाथ जी में है। और इसकी अगर कोई कहीं पर मंदिर बनाया था, इसको केदारनाथ धाम का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। और साथ ही मंदिर समिति के द्वारा भी संबंधित ट्रस्ट को नोटिस दिया गया है, और उन्होंने भी उस नाम को बदलने के लिए बदल दिया है। तो मुझे लगता है केवल कि भ्रामक प्रचार और जो हमारी सनातन संस्कृति है उसको बदनाम करने की जो है विपक्ष कोशिश कर रहा है। देहरादून में हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद अब पार्टी ने एक वर्ग के कार्यक्रम तय कर दिए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया है कि लोकसभा में 5 सीटों को जिताने के लिए बूथ स्तर तक मतदाताओं का आभार व्यक्त किया जाएगा। इसके साथ ही पार्टी संगठन में लंबे समय से रुके हुए चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए जल्द ही कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार की जाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक देहरादून में संपन्न हुई, जिसमें हमारे करीब 1350 प्रदेश के पदाधिकारी और मंडलों तक के मंडल अध्यक्ष हमारे उसमें शामिल हुए, और आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विस्तार से उसमें चर्चा की गई, और आगे के कार्यक्रम भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने तय किए गए हैं। और सबसे पहला जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का जो अभी चलाया जा रहा है, उत्तराखंड की जनता ने आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बड़ी उत्साह के साथ प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आम मतदाता है उसका अभिनंदन करने के लिए, उसका आभार व्यक्त करने के लिए बूथ स्तर का कार्यक्रम चलाए जाने हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद अब विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद केदारनाथ विधानसभा में भी उपचुनाव होने हैं। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस खाली बयानबाजी करती है। कांग्रेस अपने नेताओं को तो साधती नहीं है, सत्ता पक्ष पर आरोप लगाती है। साथ ही बीजेपी नेता ने कहा कि जब भी केदारनाथ विधानसभा में चुनाव की घोषणा होगी, तब बीजेपी के सारे कार्यकर्ता और सारे नेता पूरे मनोयोग से चुनाव लड़ेंगे, और निश्चित रूप से केदारनाथ विधानसभा पर भी बीजेपी की जीत होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दोनों सीटों पे बहुत मेहनत की, और जनता जनार्दन का आदेश सराखों पर भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों पे हम हारे हैं, और एक सीट पर हमने ऐसा कंटेस्ट किया है कि जो इतिहास में कभी हुआ नहीं था। इसलिए कांग्रेस पार्टी केवल और केवल बयानबाजी करती है। कांग्रेस पार्टी पहले अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रदेश के नेताओं को साधने का काम करे, फिर आगे की बात करे। केदारनाथ चुनाव जैसे ही होगा उपचुनाव की घोषणा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से उस चुनाव में लगने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ की सीट जीतने वाली है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और हमारा संगठन और हमारे तमाम पदाधिकारी और वहां के जो हमारे रहने वाले बड़े नेता सभी पूरे मनोयोग से चुनाव में काम करेंगे। निश्चित रूप से हम चुनाव। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए नियुक्त हुए पर्यवेक्षक पीएल पूनिया का आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा शुरू हो चुका है, जिसमें उनके द्वारा देहरादून प्रदेश मुख्यालय में समीक्षा की शुरुआत की गई है। वहीं कांग्रेसियों का कहना है कि पार्टी के हित के लिए समीक्षा बैठकें जरूरी है। बैठक होने से संगठन और मजबूत होगा। पार्टी मुख्यालय पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में पर्यवेक्षक के आने से उत्साह नजर आ रहा है।
साथ ही कांग्रेस इस समीक्षा बैठक को आने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारी के रूप में भी देख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पूरे दमखम के साथ में चुनाव लड़ा था। मजबूत संगठन है, संगठन में काफ़ी मजबूती से काम किया है। उसके बावजूद पांचों के 5 सीटें, लोकसभा सीटें हम हार गए। तो इसी की समीक्षा करने के लिए, फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए कि क्या कारण थे जिससे कि हम पांचों की 5 सीटें हार गए, तो इसी के सिलसिले में जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ये निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ पर हमारा प्रदर्शन, पार्टी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा है, वहाँ पर जाके पता किया जाए क्या क्या कारण रहे हैं और भविष्य में उनको किस तरह से सुधारा जाएगा। देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने उत्तराखंड के लिए जो है पीएल पूनिया जी को और हमारी सांसद पाटिल जी है उनको नामित किया है कि वो यहाँ पर आए और हम क्यों लोकसभा चुनाव हारे, इस पर जो है समीक्षा करें। तो मैं समझता हूँ कि हर चुनाव के बाद समीक्षा की एक प्रक्रिया है, उसके तहत समीक्षा होगी। तमाम साथी कांग्रेस के जो है अपनी बात कहेंगे क्यों हम हारे हैं और हारने के कारणों पर जो है अपनी बात कहेंगे और आगे भविष्य में हम किस तरीके से अच्छा और उम्दा प्रदर्शन कर सके, उसके लिए मैं एक समझता हूँ कि सकारात्मक कार्य है। देखिए, निश्चित रूप से समीक्षा होनी चाहिए। हम पराजय हमारी हुई है, इसको स्वीकार किया है हमने। जो जनता का फैसला था, जो जनादेश था, उसको हमने स्वीकार किया है, आदर सम्मान किया है। लेकिन जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं, जो हमारे पूर्व विधायक हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े हुए हमारे नेतागण हैं, सबकी भावनाएं, सबके विचार निश्चित रूप से पूनिया जी आए हैं, तो उन विचारों को लेकर तो यहाँ के माहौल है, जिस तरह की वातावरण बना है, उसको लेकर निश्चित रूप से कांग्रेस नेतृत्व ने भेजा है। और मुझे मालूम है मैं समझता हूँ कि सही फीडबैक केंद्रीय नेतृत्व को मिलेगा और हम लोग और मजबूती के साथ आगे भविष्य में पूरी ताकत के साथ संगठन के लिए सरकार 2027 में सरकार यहाँ पर स्थापित हो, उसके लिए काम करेंगे। स्लॉट है जिसमें 2 घंटे वो वरिष्ठ नेताओं से, पीसीसी मेंबर से, एआईसीसी मेंबर से, विधायक कैंडिडेट जो 2022 के रहे उनसे बात करेंगे और 1 घंटा वो जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों से और जो हमारे वरिष्ठ जन है, जो हमारे और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। 3 घंटा एक लोकसभा का है। अभी अल्मोड़ा पे थोड़ा चल रहा है, इसके बाद दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, 5 है। तो कल शाम तक सब चीज निपटेंगी और 20 तारीख को पहले फ्रंटल टू गोस्ट हो गया अध्यक्ष, अनुवांशिक संगठन हो गया अध्यक्ष, हरीश राव जी, प्रीतम सिंह जी, गोरियाल जी, मैं, हम लोग मिले। पार्टी की समीक्षाओं का दौर है। ये एनसीसी ने पहली बार एक नई शुरुआत की है कि जिन राज्यों में हमारी परफॉर्मेंस सबसे खराब है, उन राज्यों में क्या कारण थे, उसके आधार पर पार्टी ने अपने सीनियर लोगों को लगाया। तो पीएल पूनिया कांग्रेस के सीनियर लीडर है, वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं, तो उनसे क्या क्या स्थितियां थी चुनाव के समय, क्या परिस्थितियां, वो हमने शेयर किया। ताकि ये पार्टी का दाना, लेकिन एक अच्छा प्रयास है कि जिसके द्वारा, क्योंकि चुनाव में जीत है हार सिक्के 1-2 कभी कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं। हार से सबक लेना, जिससे कि आगे की लड़ाई को फिर हम जीत सकें। हमको फिर अगले लोकल बॉडीज है, 2027 का प्रदेश का चुनाव में जाना है, तो इसलिए पार्टी के इस प्रयास को मैं सराहना करता हूँ। जो थी पॉजिटिव नेगेटिव वो मैंने अपने पूनिया साहब को अपनी अवगत कर दी है और उसको बाहर शेयर करना ठीक नहीं, कांग्रेस से हमेशा से सीखा है, लेकिन है कि पार्टी की ये पहल अच्छी है और इसके माध्यम से हम आगे के लिए अपनी संभावना को मजबूत करें।
है तो उसके बहुत से अलग अलग कारण होते हैं। तो ये तो एक सबक सिखाया है कि हम सब लोग को एकजुट होकर के आगे की तैयारी करनी है। तो कोई भी जीत कोई भी जंग बिना सामूहिक प्रयासों के जीती नहीं जा सकती है। और कांग्रेस अध्यक्ष तो सामूहिकता के प्रतीक होते हैं, जो उन पर निर्भर करता है कि वो सबका सहयोग, सबका समर्थन। उत्तराखंड कांग्रेस में समीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली थी, उस हार की समीक्षाएं शुरू हो चुकी है। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीडब्ल्यूसी के मेंबर और उत्तराखंड के पर्यवेक्षक मीडिया उत्तराखंड में पहुंचे 3 दिन तक लगातार मैराथन बैठकें करेंगे, चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर जिलों के हो या महानगर के या ब्लॉक के हो। सभी नेताओं से बातचीत यहाँ पर करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किन कारणों के चलते हार मिली है। क्योंकि आखिरी तक स्थितियां जो नजर आई उसमें कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव मुकाबला बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन जो हार मिली उस हार के कारण क्या उनको जानने का प्रयास यहाँ पर होगा। और ये कहा जा सकता है कि 3 दिन तक के प्रयास में बैठकों में हम नेता से बातचीत तो करेंगे, यानी चाहे जितना बड़ा नेता उतना बड़ा समय उसको यहाँ पर मिलेगा, उससे बातचीत होगी, जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस कहाँ पर कमजोर रही और आगामी जीत के लिए क्या रोड मैप तैयार किया जा सकता है। कांग्रेस के जरूरी नहीं था और उत्तराखंड के लिहाज से देखा तो मजबूत विपक्ष के लिए ये परीक्षाएं बहुत जरूरी किया जा सकता है कि जो कुछ निष्कर्ष निकलेगा तो कांग्रेस पार्टी के लिए अमृत के समान होगा। कांग्रेस पार्टी आगामी दिनों में और मजबूती के साथ चुनाव लड़ती नजर आएगी, संगठन होगा और मजबूत नजर आएगा। खबर देहरादून से है, जहां अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री धन सिंह के आवास घेराव के लिए कूच किया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी, प्रदेश प्रभारी सौरभ यादव के नेतृत्व में कूच किया गया। घेराव के दौरान यमुना कॉलोनी चौक पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व को बड़े स्तर पर मना रही है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि हरेला पर्व के तहत 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि मौजूदा समय में पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया काफी चिंतित है। वहीं उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्य है, ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार इस पर्व को वृहद स्तर पर मना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ स्कूल कॉलेज के छात्र इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और इसके बाद रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। रुद्रप्रयाग में बन रहा है पुल जो कि गिर चुका है। निर्माणाधीन नरकोटा सिग्नेचर ब्रिज गिरा। 20 जुलाई 2022 को भी गिरा था पुल। 20 जुलाई 2022 को भी गिरा था पुल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन था पुल। आर्च ब्रिज का एक हिस्सा हुआ धराशायी। एनएचएआई कर रहा था पुल का निर्माण। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रुद्रप्रयाग में बन रहा पुल गिरा। निर्माणाधीन नरकोटा सिग्नेचर ब्रिज गिरा। आर्च ब्रिज का एक हिस्सा हुआ धराशायी। एनएचएआई कर रहा था पुल का निर्माण। 20 जुलाई 2022 को भी गिरा था पुल। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन था पुल। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिरा हुआ बताया जा रहा है। आर्च ब्रिज का एक हिस्सा धराशायी हुआ है। आपको बता दें कि एनएचएआई इस पुल का निर्माण कर रहा था। इससे पहले जानकारी है कि 20 जुलाई को भी पुल एक बार पहले भी गिर चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि किस तरह की मटेरियल का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पुल बार बार गिर रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकता है, क्या कुछ वजहें हो सकती हैं। निर्माणाधीन नरकोटा सिग्नेचर ब्रिज गिरा। आर्च ब्रिज का एक हिस्सा हुआ धराशायी। 20 जुलाई 2022 को भी गिरा था पुल। ऋषिकेश बद्रीनाथ
हाईवे पर निर्माणाधीन था पुल। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर इस पुल का निर्माण किया जा रहा था, जिसका एक हिस्सा धराशायी होकर गिर चुका है। जानकारी ये भी कि 20 जुलाई को भी इससे पहले इसी तरह का हादसा हो चुका है। NHAI के अधीन होकर इस पुल का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे में बार बार इस पुल का गिरना कई सवाल खड़े कर रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार हरेला पर्व को बड़े स्तर पर मना रही है। राज्य के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया है कि हरेला पर्व के तहत 1,64,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा समय में पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया काफी चिंतित है। वहीं उत्तराखंड राज्य हिमालयी राज्य है, ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी ज्यादा है। यही वजह है कि सरकार इस पर्व को बड़े स्तर पर मना रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं के साथ स्कूल कॉलेज के छात्र भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अधिक से अधिक पौधारोपण कर प्रकृति को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। देहरादून वन प्रभाग की थानो वन रेंज में बने इको पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने सांस्कृतिक और हरियाली के प्रतीक हरेला पर्व के अवसर पर विभिन्न प्रजाति के पेड़ विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद लगाकर पेड़ों का संरक्षण का संकल्प लिया। थानों में शहीद नरपाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज में भी सांसद और विधायक ने पौधे लगाए। साथ ही साथ स्कूली बच्चों में हरियाली के प्रति जागरूकता पैदा करने की पहल भी की। कार्यक्रम में देहरादून वन प्रभाग के DFO नीरज कुमार भी मौजूद रहे। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।